नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, क्या आप किसी खेल में दिलचस्पी लेते हैं? जैसे कि क्रिकेट हो, क्रिकेट देखना पसंद करते होंगे आप, या फिर खेलना पसंद करते होंगे। यहाँ पर खिलाड़ी तो हैं ही जो कि खेलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति और आपको ग्राउंड पे नजर आता होगा, जिसके पद का नाम है अंपायर। अब अंपायर करता क्या है कि खेल पूरी तरह से नियम कानून के आधार पर चल रहा है कि नहीं, किसी को आउट देना है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, किसी को बाहर निकालना है, किसी भी तरह का ग्राउंड पर निर्णय यदि लेना है तो वह अंपायर लेता है। यानी कि अंपायर की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है खेल को आगे बढ़ाने में। अब इसी बात को आप लोकसभा चुनाव पर ले आइए। अभी हाल ही में भारत में आम चुनाव होने वाला है लोकसभा का। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग ये काम करे, और इसके लिए पदाधिकारी होते हैं चुनाव आयुक्त। और अभी दौरा चल भी रहा था, चुनाव आयुक्त जो है उनके पदाधिकारी जो है विभिन्न राज्यों में जा रहे थे। डेट की भी घोषणा होने वाली थी कि कितने चरण में लोकसभा चुनाव होने वाला है, कब कब चुनाव होगा और किस तरह से संचालित किया जाएगा, किस राज्य में पहले चुनाव होगा, किस सीट पर पहले चुनाव होगा, आचार संहिता कब लगेगा। इन तमाम चीजों की जानकारी हमें मिलने ही वाला था चुनाव आयोग से, कि आप उससे पहले ही कह सकते हैं कि अंपायर ही गायब हो गया। अब अंपायर गायब हो गया कहने का क्या मतलब है कि चुनाव आयुक्त जो हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और इसी मुद्दे पर अब हम बात करने वाले हैं कि अब लोकसभा चुनाव का क्या होगा। क्या लोकसभा चुनाव जो है आगे टल जाएगा? जो कहा जा रहा था कि मार्च अप्रैल में हो सकता है, क्या ये आगे बढ़ जाएगा? और यदि होता है तो किस तरह से इसे संचालित किया जाएगा? क्या उसके पारदर्शिता पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा? किस तरह से उसकी निगरानी की जाएगी? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में कांग्रेस की एक लीडर है डॉक्टर जया ठाकुर, उन्होंने एक याचिका दायर किया है। और याचिका दायर करके फिलहाल जो कि चुनाव आयुक्त होते हैं उनके नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस कानून पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्या सवाल खड़ा किया गया है, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा। ये चुनाव आयुक्त हैं और इनका नाम जो है वह है अरुण गोयल। इन्होंने हाल फिलहाल में रिजाइन दे दिया है। अब इससे संबंधित ये जानकारी जो है अभी आपको सभी अखबार में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के जरिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है एक्स, उस पर जानकारी दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल रिजाइंस। और इनका जो है इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार भी कर लिया है, द गजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर दिया गया है। अब ये कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश के चुनाव आयुक्त नहीं रह गए हैं। तो अब ये माना जाएगा कि यहां से किस तरह की स्थिति हो जाएगी उत्पन्न। उससे पहले जो इसकी जो प्रावधान है जरा उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा अंपायर की जरूरत है। यहां पर अगर देखते हैं लोकसभा चुनाव एक खेल है, क्रिकेट का खेल मान लेते हैं जो अभी होने वाला है, तो उसमें अंपायर या मैच रेफरी की भूमिका की होगी। और इसमें तीन हमारे जो संवैधानिक प्रावधान किए गए उसके तहत कहा गया है कि चुनाव आयोग में 3 सदस्य होंगे, और 3 सदस्य में कहा गया एक सदस्य जो होगा वह मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, और 2 अलग अलग जो व्यक्ति होंगे वह चुनाव आयुक्त होंगे। अब यहां पर जरा स्थिति समझ लीजिए। भारत के अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ये अभी पद पर बने हुए हैं, ठीक है, तो इनकी चर्चा हम नहीं करते हैं फिलहाल। चलते हैं यहां पर। अब देखिए, एक व्यक्ति और हैं जो कि चुनाव आयुक्त पहले वाले थे, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जो हैं पहले ही रिटायर हो चुके हैं, यह समझना है, और 21 फरवरी 2024 को अपना ये पद कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो चुके हैं। यानी कि इनका जो एक व्यक्ति और यहां नियुक्त होना है, ये पद फिलहाल रिक्त है। किसी इनके रिटायर होने के बाद, फरवरी में जब रिटायर हुए हैं, उसके बाद अभी तक किसी भी दूसरे व्यक्ति की यहां पर नियुक्ति नहीं की गई है, तो यह पद खाली है। अब यही 2 व्यक्ति मिलकर के पूरा ये जिम्मा उठा रखे थे कि लोकसभा का चुनाव जो है आसानी से करवा देंगे। अब ये सब काम चल ही रहा था, हम सभी लोग इंतजार में थे ही कि कभी भी इलेक्शन कमीशन जो है आकर के कह देगी कि फलाने तारीख से लोकसभा का चुनाव होना है, इतने चरण में होगा, इतने तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, तमाम नियम कानून बताए जाएंगे। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, एक चौंकाने वाला खबर अचानक से सामने आ जाता है। और यह खबर यह सामने आता है कि 2 व्यक्ति जो थे उसमें से एक जो चुनाव आयुक्त दूसरे वाले हैं,
अरुण गोयल साहब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और ये पद भी अब रिक्त हो चुका है। यानी कि इतना बड़ा चुनाव होने वाला है लोकसभा का और केवल एक ही व्यक्ति बच गए हैं। तो अब इन पर काफी जिम्मेदारी आ जाएगी कि कैसे ये पूरा काम अकेले करेंगे, इतने बड़े इलेक्शन को किस तरह से। अब देखिए, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी जो चुनावी प्रक्रिया भी है वो काफी जटिल होती है। उसमें भी जब आप देखते हैं कि लगातार विपक्ष के द्वारा चुनाव पर गड़बड़ियों का आरोप लगता रहा है, यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम को लेकर के सही तरह से देखरेख नहीं किया जाता है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो इन सभी आरोपों के बीच में यह पद जो हो जाता है और भी जिम्मेदारी वाला पद हो जाता है। लेकिन अब यहां पर रिक्तियां हो चुकी है, तो किस तरह से फिर लोकसभा चुनाव होगा, इसी बात पर अब प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और बाकी स्थिति को देखते हैं। देखिए, नियुक्ति संबंधी विवाद में भी ये फंसे थे, यानी कि अरुण गोयल साहब जिन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से अभी इस्तीफा दिया है, ठीक इसी तरह जब इनकी नियुक्ति की गई थी तब भी इनका पद विवादों में आ गया था और कहा गया था कि कानूनी प्रक्रिया को पूरी किए बिना इन्हें नियुक्त कर दिया गया। 29 दिसंबर 2023 से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी कानून में बदलाव किया गया। अब इसमें क्या बदलाव किया गया, नए कानून क्या आए हैं, और वह नया कानून के बारे में कहा जा रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज कहा था, अभी मैं उस पर बात करूंगा, उसके खिलाफ जाता है यह नया कानून। कैसे जाता है उस पर हम एक नजर देख लेंगे। देखिए, नया कानून क्या है, चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें व्यवसाय का संचालन अधिनियम 2023। अब इसके तहत कुछ बातें कही गई। इसके तहत यह कहा गया कि किस तरह से भारत के जो चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, यह बात यहां पर बताया जा रहा है। देखिए, इस अधिनियम के तहत कहा गया कि सबसे पहले एक सर्च कमेटी होगा। ठीक है, सबसे पहले तो सर्च कमेटी होगी और वह सर्च कमेटी 5 पदाधिकारियों के नाम तय करेगी। 5 पदाधिकारियों के नाम जो है वह तय करके और प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में एक चयन समिति होगी। इस चयन समिति को सिफारिश करेगी उस 5 नाम को और उस 5 में से यह चयन समिति तय करेगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए यहां पर जो सर्च कमेटी होगी, इस सर्च कमेटी में 3 लोग होते हैं मुख्य तरह से, और इस 3 लोग में से एक होंगे विधि मंत्री, यानी कि देश के जो भी कानून मंत्री होंगे वह एक होंगे। दूसरी बात, 2 केंद्रीय सचिव हो जाएंगे, यानी कि ये 2 अधिकारी हो गए। अब एक बात यहां ध्यान से समझिए, ये जो विधि मंत्री होते हैं, जाहिर सी बात है ये सरकार का व्यक्ति होगा, और 2 केंद्रीय सचिव होगा, तो कोई भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी अधिकारी सरकार से बाहर थोड़ी होगा। तो कहने का मतलब ये 3 लोग का जो टीम हो गया है वह पूरी तरह से एक तरफा झुका हुआ नजर आता है, और इन्हीं 3 लोगों को ये 5 अधिकारियों के नाम को शॉर्टलिस्ट करना है। तो संभव है सरकार के जो मनपसंद व्यक्ति होंगे उन्हीं 5 व्यक्ति का नाम चयन किया जाएगा। अब चलिए, शॉर्ट लिस्ट हो गया, ये नाम शॉर्ट लिस्ट करके ये चयन समिति के पास भेज रहे हैं। कहा गया कि चयन समिति में 3 सदस्य होंगे। अब ये 3 सदस्य कौन कौन होंगे, तो पहले बता दिया गया कि भैया एक तो होंगे प्रधानमंत्री, चलिए एक प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद कहा गया कि एक जो होंगे वह विपक्ष के नेता होंगे, जो सदन के विपक्ष के नेता हों या सदन में जो सबसे बड़ी पार्टी हो उसके जो लीडर हो जाएंगे वे हो जाएंगे। और फिर कहा गया कि यहां पर एक केंद्रीय मंत्री, ये 3 सदस्य में। अब यहां पर भी जरा ठहर के समझ लीजिए, आप कहेंगे ठीक तो है, यहां पर 3 लोग, आप कहेंगे चलिए यहां मैं मान लेता हूं आपकी बात, आपने कहा कि हां सरकारी लोग ही हैं, लेकिन यहां तो मामला सही आ रहा है कि विपक्ष के नेता यहां शामिल हैं, यहां तो पारदर्शिता होगी। ठहर के समझना है। देखिए यहां पर मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष के नेता, और फिर मैंने कहा कि एक जो है केंद्रीय मंत्री। ये केंद्रीय मंत्री जो होंगे वह कैबिनेट के स्तर के होंगे, ध्यान रखना है। ठीक, अब यहां समझिए, ये जो पीएम हो गए, ये प्रधानमंत्री, और कैबिनेट ये मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री से उनका कोई मिनिस्टर बाहर होगा, प्राइम मिनिस्टर जो चाहेंगे मिनिस्टर साहब लगभग वही कर रहे होंगे, उससे बाहर का काम नहीं करेंगे। अगर बाहर का काम करेंगे तो शायद वो मिनिस्टर ही ना रह जाए। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इस 3 व्यक्ति में यह 2 व्यक्ति तो एक ही टीम से खेलता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बच गया केवल विपक्ष का नेता, यहां पर समझ लीजिए। अब ये जो है बहुमत के आधार पर इस 5 नाम पर अगर तय होता है तो 2 तो एक तरफ वोट पड़ गया,
एक ही व्यक्ति ये रह गया। तो ये किसी नाम पर विरोध करते भी हैं विपक्ष के नेता, तब भी कोई फायदा नहीं होता है, तब भी वही व्यक्ति चयन करके आएगा, चुनाव आयुक्त बनेगा जिसे सरकार चाहेगी। इसीलिए यह कहा जाता है नया कानून जो है यह पूरी तरह से चुनाव आयोग को और चुनाव आयुक्त जो होंगे उसको कठपुतली बना दिया है। सरकार जिस व्यक्ति को चाहेगी उस व्यक्ति को इस पद पर बिठा देगी। अच्छा, इससे संबंधित यह भी प्रावधान किया गया कि वह व्यक्ति जो है उसकी योग्यता को लेकर के कहा गया कि उस व्यक्ति में इतनी योग्यता होनी चाहिए, जो भी अधिकारी होंगे आईएएस ऑफिसर होते हैं तो वह कम से कम सचिव स्तर की योग्यता रखते हों या इसके समकक्ष, है ना, कि कम से कम सचिव बनने की योग्यता रहते हो, समकक्ष हो, तभी जाकर के उन्हें चयन किया जाएगा। फिर भी ये पूरा मामला जो है सरकार के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। तो यहां पर इसी बात को लेकर के परेशानी हो रही थी। अब ये 3 व्यक्ति की जो चयन समिति है, ये 5 नाम में से जो भी नाम तय करेगी उसे तय करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति इस चयन समिति का जो सिफारिश होगा उसके आधार पर नियुक्ति के लिए मंजूरी दे देंगे और उसके आधार पर वो व्यक्ति जो है इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे या चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, ये मामला इतना समझ में आ गया। तो विवाद समझ में आया कि विपक्ष के द्वारा विवाद क्या कहा जा रहा है। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, इसी कानून के अधिनियम की धारा 15A के तहत कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ बातें बताई गई है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के निर्णयों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि इन्हें कुछ हद तक संरक्षण दिया गया है संवैधानिक रूप से, ताकि ये अपने काम को किसी दबाव या प्रभाव के बिना कर सके। इनके मन में किसी तरह का भय या चिंता ना रहे कि कार्य करते हुए कुछ गलतियां हो गई तो मुझ पर कार्रवाई की जा सकती है। इस स्थिति में क्या होगा, उन्मुख रूप से ये अपने कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इन्हें कुछ प्रकार का जो है आप कह सकते हैं विशेष छूट दे दिया गया कि यदि ये किसी काम के लिए निर्णय लेते हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान और वो गलत हो जाता है तो प्राथमिकी नहीं होगी। न्यायालय में मुख्य चुनाव आयुक्त हों या चुनाव आयुक्त हों, उनके निर्णयों के विरुद्ध चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ये संरक्षण इन्हें दिया गया। अधिनियम के विरुद्ध न्यायालय में दायर याचिका, अब यहां पर थोड़ा सा विस्तार से इस चीज को हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो प्रक्रिया है, ये नियुक्ति की प्रक्रिया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई। और किन्होंने याचिका दायर किया? कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं डॉक्टर जया ठाकुर, उनके द्वारा ये याचिका दायर करते हुए और ये जो कानून है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, इसके संबंध में कहा गया नियुक्ति को लेकर के सेवा की शर्त भी इसी के तहत होगा और कार्यालय की शर्त भी होगी, ये अधिनियम 2023 के आधार पर। तो ये जो नया कानून है इसको चुनौती दिया गया। इसको चुनौती देते हुए क्या तर्क दिया गया? उसके तहत तर्क दिया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि 2 मार्च 2023 का मामला है, इसको ही विस्तारित किया जाए। अब इसके तहत क्या था? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसा मैंने अभी चयन समिति का बताया था कि एक प्रधानमंत्री जो हैं वह उस चयन समिति में रहेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कहा था कि विपक्ष के लीडर होने चाहिए और सीजेआई होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, जैसे कि अभी हैं डीवाई चंद्रचूड़ हैं सीजेआई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, लेकिन सरकार ने वो चीज नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, सरकार ने उसको बदलते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए क्या किया? 3 व्यक्ति का चयन समिति तो बना दिया, उसमें प्रधानमंत्री तो हैं, विपक्ष के नेता तो हैं, लेकिन सीजेआई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसमें एक कैबिनेट के मंत्री को शामिल कर दिया गया और यही परेशानी जो है सरकार के तरफ ये मुद्दा झुकता हुआ नजर आ रहा है। होना क्या चाहिए था, यहां समझ लीजिए। होना यह चाहिए था कि इसमें एक जो है पीएम होते, उसके बाद विपक्ष के जो लीडर हैं वह हो जाते और प्लस यहां पर सीजेआई होते। अब देखिए ये 3 व्यक्ति जो हैं अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। ये सरकार के तरफ से प्रतिनिधित्व करते, ये विपक्ष के तरफ से प्रतिनिधित्व करते और ये न्यायालय के तरफ से प्रतिनिधित्व करते। तो यहां पर पारदर्शिता की गुंजाइश ज्यादा रहती कि नहीं रहती? बिल्कुल रहता। यहां पर जवाबदेहिता भी तय होता। जिस व्यक्ति के नाम पर निर्णय लिया गया होता पूरी योग्यता के आधार पर लिया जाता। यह जरूरी नहीं था कि व्यक्ति सरकार का पसंद है या नहीं है। तो यहां पर यह होता। हो क्या गया कि पीएम तो है, विपक्ष का तो है, लेकिन यहां पर जो एक मिनिस्टर साहब आ गए इस पद को, और इस मिनिस्टर साहब के लिए क्या, तो सीजीआई को साइड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सीजीआई को साइड कर दिया। अब ये जो पीएम है और ये मिनिस्टर हैं, ये तो गवर्नमेंट के पार्ट हो गए और यहां पर एक केवल ये विपक्ष के बच गए। इनका
किसी व्यक्ति को ये दोनों चाह लें कि चुनाव आयोग में बिठाना है, चुनाव आयुक्त तो बना करके, तो ये भले ही विरोध करते रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर इसीलिए कहा जा रहा है कि पारदर्शिता की कमी आ जाएगी। सरकार जो है कठपुतली बना रही है, अपने मनपसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में बिठा रही है। मामला समझ में आ गया? तो यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि सीजीआई को उस चयन समिति में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसीलिए इस कानून का विरोध किया जा रहा है। इतना चीजें क्लियर हो गया, इस कानून नए कानून का विरोध क्यों हो रहा है। अब विपक्ष के द्वारा कुछ बातें कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उन्होंने कहा कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन जो है अब पूरी तरह से, जैसा कि मैंने कहा कि एक ही व्यक्ति बच गया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए कठपुतली पूरी तरह से बन गया है और सरकार जो है इस पर चाह रही है कि उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना। शायद सरकार किसी तरह का प्रेशर दे रही थी, इसीलिए यहां पर जो है ये अरुण गोयल साहब का इस्तीफा आया है। और इनका यह भी कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ठीक इस तरह की चीजें हुई है, जबकि लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी बचा है। तो सिस्टमैटिक इन्होंने कहा है कि एक तरह से समझ लीजिए कि एक तरह से डेमोक्रेसी को सिस्टमैटिक रूप से खत्म किया जा रहा है, इसीलिए डिक्टेटरशिप लाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। और इनका यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक आखिरी संवैधानिक संस्था बचा था, सरकार चाह रही है कि उस पर भी उसका आधिपत्य हो जाए। और इस सब का प्रभाव क्या होगा, तो पारदर्शी ढंग से, स्वतंत्र रूप से, पूरी तरह से आप कह सकते हैं जवाबदेहिता के साथ चुनाव प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ये यहां पर इनका मुख्य रूप से कहना है। कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठ लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी इस बात को लेकर के यही कहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की है। और ये जो मिस्टर अरुण गोयल हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है इलेक्शन कमिश्नर से, तो उनको लेकर के ये भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है पूरी तरह से चाह रही है कि आयुक्त को पूरी तरह से अपनी कंट्रोल में लेना, और इसीलिए वह फ्री होकर के काम नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। सरकार को चाहिए कि सामने आते हुए यह बताए कि उनके जो इस्तीफा देने का वजह क्या रहा। देखिए एक उदाहरण भी इन्होंने अपने इस वक्तव्य में दिया है। यह उदाहरण आपको जरूर समझ में आना चाहिए, इससे क्या होगी कि आपकी समझ विकसित होगी। यह मामला जो है 2019 के लोकसभा चुनाव का है। 2019 में क्या हुआ था कि लोकसभा का जब इलेक्शन चल रहा था, उस वक्त एक व्यक्ति चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उनका नाम था अशोक लवासा। अशोक लवासा जो है यहां पर बहुत चर्चा में आ गए थे 2019 में। कारण क्या था कि एक मामला हुआ था किसी रैली वगैरह में, प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ मामला था और चुनाव आयुक्त के तरफ से क्लीन चिट दे दिया गया था। तो यहां पर 3 वाला मामला कहा था मैंने, 3 सदस्य। तो अशोक लवासा इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिया गया है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद जो है इन पर काफी कार्रवाई हुई, इन पर कई तरह के जांच बिठा दिए गए और ये बहुत परेशानी में उस वक्त आ गए थे। तो यह दिखाया गया इस एग्जाम्पल के द्वारा। उस वक्त इनका यह कहना है केसी वेणुगोपाल का कि सरकार ने यह दिखाया कि यदि आप हमारे विरोध में कुछ बातें बोलते हैं तो आपको हम डराएंगे, धमकाएंगे, जांच बिठाएंगे। और इस तरह से इनका कहना है कि सरकार चाह रही है कि पूरी तरह से सभी संवैधानिक जो व्यवस्था है, संगठन है, उस पर उसका नियंत्रण हो जाए और डेमोक्रेसी खत्म होकर के हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। यह विपक्ष का यहां पर कहना है। अब चलिए, अब हम ये देखते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अंपायर ही खेल छोड़ करके भाग गए और खिलाड़ी मैदान में खड़े हैं पूरी तरह से तैयारी होकर के कि अब मैच शुरू हो जाएगा। दर्शक भी हम लोग पूरी तरह से तैयार थे कि वोटिंग होने वाला है, चुनावी मौसम हो चुका है, प्रधानमंत्री विभिन्न रैली ले रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है चुनाव आयुक्त ही गायब हो गए। तो यह कहा जा रहा है कि क्या अब यहां से चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। जो कहा जा रहा था कि मार्च या अप्रैल मई में तो इलेक्शन हो ही जाएगा, तो क्या भी इलेक्शन शिफ्ट कर जाएगा, अगस्त सितंबर तक जा सकता है, यह देखना होगा। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा, जवाबदेहिता की कमी आ जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतने बड़े स्तर पर काम होना है। किस तरह से एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त तो अब बच गए हैं और वही सारा काम करा रहे हैं राजीव कुमार जी, तो किस तरह से उस काम को वो करा पाएंगे। पारदर्शिता की कमी की बात जो की जा रही है कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, अब इनके इस्तीफे के पीछे जो अरुण गोयल जी दिए हैं उसके पीछे की क्या वजह रही है वह बताने की बात की जा रही है। अब आचार संहिता का क्रियान्वयन होता है, यदि अभी आप जानते हैं चुनाव से कुछ समय पहले आदर्श आचार संहिता लगा दिया जाता है, तो यदि ये चीज होता है, आचार संहिता लगता है, तो उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इस बात को लेकर के भी अब जो है असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब यहां पर सरकार क्या कदम उठा रही है, देखिए निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी
एक यह सिरदर्द का मसला तो हो गया है। सरकार भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है किसी चुनाव आयुक्त को बहाल किया जाए, नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि एक पद तो पहले से ही खाली था, वो अनूप चंद्र पांडे का मैंने आपको कहा था, और अरुण गोयल साहब अब इस्तीफा दे दिए हैं। तो अकेले जो है राजीव कुमार कैसे संभालेंगे स्थिति को? तो सरकार इसको लेकर के 15 मार्च 2024 को एक मीटिंग करने जा रही है। ठीक है, अब यह देखा जाएगा कि इस मीटिंग का क्या परिणाम आता है, इसका आउटपुट क्या आता है, क्या नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जल्दबाजी में होने वाली है। तो इन सब चीजों पर आपको नजर बना करके रखना पड़ेगा। अब जरा संवैधानिक पृष्ठभूमि देखते हैं चुनाव आयोग को लेकर के। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान रखिए, प्रीलिम्स के लिहाज से इस बार का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये होने वाला है, इसीलिए पूरी तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए। एक तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस लिहाज से था, और यहां पर चुनाव आयुक्त इस्तीफा देकर के इस टॉपिक की महत्ता को और अधिक बढ़ा दिए हैं। एक संवैधानिक संस्था है, कार्य क्या है? जैसे कि लोकसभा चुनाव होता है, राज्यसभा चुनाव हो गया, विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव, इन सब चीज चुनावों को संपन्न कराना इनका एक तरह का कार्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग के बारे में, प्रावधान के बारे में कहा गया है। ये जो अनुच्छेद है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको पूरी तरह से तैयार कर लेना है आपको। चुनाव आयुक्त की स्थिति को जरा देख लीजिए। अनुच्छेद 324 के तहत नियुक्ति की बात की गई है। अब कार्यकाल के बारे में दो बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात, इनको लेकर के कहा गया कि इनका कार्यकाल जो होगा वह 6 वर्ष का होगा, या ये 65 वर्ष जो है इनका उम्र पूरा हो जाए। और यहां पर फिर मैंने बताया कि 2 इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे पास होते हैं, तो इनका कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष और 62 साल जो है इनका उम्र पूरा हो जाए। जो भी पहले हो जाएगा वह स्थिति इनके कार्यकाल की होगी, ध्यान देना है। उसके बाद ये जो एक बार रिटायर हो जाएंगे तो ये दोबारा नहीं नियुक्त हो सकते, इस बात को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। वर्ष 1989 में चुनाव आयुक्तों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया था उस समय, लेकिन 1990 में फिर से इसे 1 सदस्यीय कर दिया गया, 1993 में फिर से इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया था। और वर्तमान में अगर स्थिति देखेंगे तो मैंने पहले भी कहा कि एक जो है चुनाव आयुक्त होंगे और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी की जो स्थिति है वह 3 लोगों की है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति करता है, इस बात की हमने चर्चा कर ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जाएगा, ये भी चीजें क्लियर हो गई। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर प्रेसिडेंट जब चाहें तब हटा सकते हैं, ये चीजें भी आपको नोट कर लेना चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में कुछ समितियों की बात की गई है। यहां पर देखिए 2-3 समिति है जो इंपॉर्टेंट है, और चूंकि प्रीलिम्स का मौसम है तो मैंने इसीलिए इसको आपके लिए लेके आ गया कि आप इसको थोड़ा थोड़ा तैयार कर लीजिए। जैसे कि तारकुंडे समिति, ये 1975 में इसका गठन हुआ था। दिनेश गोस्वामी समिति, और यहां पर मेरे लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, जो कि वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए, इस दोनों को भी अच्छे से देख लेना है। कोई प्रश्न यहां से आता है तो आप यहां से जवाब देने के काबिल हो सके, ये आपको देखना है। अब इससे संबंधित एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, और प्रश्न का जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, जवाब आपको ही देना है। प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां कमांड में कहा गया सही नहीं है, रिकॉर्ड कीजिए। सही नहीं का मतलब क्या होता है कि फिर मामला जो है वह गलत है। तो कुल मिलाकर के आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट में से गलत कोई है या कि नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की शर्तें अधिनियम 2023 लाया गया। तो एक जो कानून की हमने बात की उसको लेकर के कहा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में 3 सदस्य, कीवर्ड पर मैं आपका ध्यान दिलाते चलता हूं, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता और केंद्रीय मंत्री होंगे। 2 स्टेटमेंट में से जो भी आपको लगता है सही नहीं है यानी कि गलत है, वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उसके लिए देखिए यहां पर 4 विकल्प दे दिया गया है, तो जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर लिखिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है वाकई विपक्ष की तरह कि सरकार निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को और चुनाव आयुक्तों को कठपुतली बना रही है?
सरकार चाह रही है कि उनके मन मुताबिक फैसले दिया जाने चाहिए। विपक्ष जो कह रही है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जो इस्तीफा दिए हैं वह किसी दबाव की वजह से दिए थे। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और आपके मन में इसको लेकर के क्या विचार है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।